राम राम अभिजीत भाई, क्या हाल चाल। हर हर महादेव बहन, बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक। क्या चल रहा है आजकल? मैं तो महादेव पूजन कर रही हूँ हर रोज, और क्या। हम्म। लॉकडाउन में कुछ ठीक से होता नहीं है ना। तो कैसे कर रहे हो? करते रहता हूँ। एवरीथिंग इज पूजा एंड मेडिटेशन, इवन अब्सॉर्बिंग नेचर। हम्म। यू आर मार्वलिंग एट द क्रिएशन ऑफ महादेव। हाँ, आप तो वैसे भी जंगल में रहते हो तो हाँ, वो तो है ही। काफ़ी अच्छी हवाएं, हाँ हाँ, बहुत अच्छा। वादियाँ दिखती रहती हैं। हाँ, और जब पूरा लॉकडाउन हुआ था ना 2020 में, हम्म। तब तो पता नहीं क्या क्या आ रहे थे। वी वर गेटिंग हॉर्नबिल्स एंड थिंग्स लाइक दैट इन द। इन्वायरमेंट क्लियर हो गया था ना। हाँ, हम्म। तो उसका तो फर्क तो पड़ता ही उसका है। तो बहुत फर्क पड़ता है। हम्म। But generally, I don't like lockdowns. I'm a very social creature. हम्म। So any interfering with my freedom of movement and my freedom of association is, um, I'm generally, क्या हो रहा है कि मैं तो कभी एंटी वैक्सर था नहीं हम्म। और एंटी मास्क था नहीं, पर अब बहुत मेरे में वो गुस्सा भड़क के आ रहा है ना। 2 साल तक पूरा लाइफ होल्ड पे हो गया है, हम्म। तो एंटी वैक्सर भी हुए जा रहा हूँ और एंटी मास्क भी हुए जा रहा हूँ। वैसे इंडिया में बहुत कम था ये एंटी वैक्सर, कोई है नहीं इन द सेंस कि देखो मतलब। भाई, ये हिंदुस्तानी ना शाकाहारी बन बन के गाय बन गए हैं। हम्म। उनको जब मारने के लिए वो फैक्ट्री के अंदर ले आ जाता है ना, मैं करके, या सॉरी, गाय क्या कहता है, गाय मैं करता है ना, नहीं। मुंह मुंह करके हाँ। अंदर जाके मरते हैं। देयर इज नेवर एवर इन इंडिया हम्म। बिन ए एंटी अथॉरिटेरियन या एंटी स्टैटस को मूवमेंट। हम्म। या तो सब गाय बकरे की तरह मैं मुंह मुंह करते हैं, और बाकी के जो हैं रिग्रेसिव होना चाहते हैं। आपको क्या लगता है क्या कारण है उसका? क्योंकि देखो वो इम्पैक्ट तो हमको जो फॉरेन इन्वेजन्स थे उसके बाद जो रूल हुआ, चाहे ब्रिटिशर्स का देखो, था उससे फॉरेन पहले। नहीं नहीं नहीं, फॉरेन इन्वेजन्स हुए क्यों? पहले भी फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे। हम्म। अलेक्जेंडर हुआ था, शाखाज हुए थे। तब कितना जम के हमने लड़ा उनके खिलाफ। हम्म। हम्म, जब गजनी भी आया था, उसको सोलंकी महाराज ने कितनी बार हरा के रखा था उसे। हम्म। हम्म, पर होता क्यों है? हम क्या कर रहे हैं? कॉज इफेक्ट कंफ्यूजन कर रहे हैं। हम्म। हमको लगता है फॉरेन इन्वेजन के बाद हम बकरे बन गए। हम्म। मैं क्या कह रहा हूं, हम बकरे बने इसीलिए फॉरेन इन्वेजन सक्सीड हुए। हम्म। और उधर भी हर जगह सक्सीड नहीं हुए। जैसे आप देखेंगे ओडिशा और आहोम में हम्म। बहुत जम के उन्होंने ये किया ना। अल्टीमेटली ओडिशा को किसने डिस्ट्रॉय किया? विजयनगर एम्पायर ने डिस्ट्रॉय करने के बाद ही मुसलमान आके उसको कब्जा कर पाए थे ना। हम्म। तो ये हम ये बहुत, और ये एक किस्म से हमारी जो राइट विंग की जो आ, कम बुद्धिजीवी क्षमता है, उसका एक उल्लेखन है कि you don't understand the causes, you want to push a narrative even though it doesn't suit your this thing. जैसे आप देखेंगे, सब बोलेंगे बीफ 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 बीफ, फिर बोलेंगे आर्यन इन्वेजन कभी नहीं हुआ था। भाई तुम जाके इसमें देखो, जो पूरा जो बोन्स का माउंट है हड़प्पा मोहेंजोदाड़ो में, उसमें सबसे ज़्यादा तो लाल ने खुद लिखा है। सब लाल 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 की बात करते रहते हैं। लाल ने खुद लिखा है दैट इट वाज बॉस इंडिकस के बोन्स विच शोड साइंस ऑफ कुकिंग एंड बुचरी। प्रोफेसर बीबी लाल। सो then it doesn't make sense. Then that means it was a pre-Aryan civilization, or it was a completely different culture. But it's not. देखो, हर मूवमेंट का ये थोड़ा सा, ये जो क्रेनियल रेक्टल इन्वर्जन होता है, जिसे हम हिंदी में आप कैसे उसका ये ना ही करें तो अच्छे। मैं थोड़ा सिविलाइज लैंग्वेज में बोलता हूँ, जहाँ आपका दिमाग आपके पिछवाड़े में समेट जाता है और आपका पिछवाड़ा आपके दिमाग में समेट जाता है। वो हर राइट विंग मूवमेंट में होता है। हिंदुस्तान में थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत कम होती है, बहुत रिएक्शनरी होते हैं। अमेरिका में क्या हुआ था, ये गन राइट्स के वजह से जो
ब्लैक लोगों का जो सोशल अपलिफ्टमेंट होना था वो कभी नहीं हुआ। तो गोरे लोगों के गन राइट्स की वजह से ब्लैक लोगों का जो क्रिमिनलिटी और ये सब था जो गन की वजह से आसान हो जाता है। चाकू से आप बस एक बंदे को मार सकते हैं, बंदूक से आप कई जनों को मार सकते हैं। वो कभी हुआ नहीं। और अब CRT, ब्लैक लाइव्स मैटर सब आके एकदम जो भी वाइट एस्टैब्लिशमेंट था उसको, वैसे वाइट एस्टैब्लिशमेंट को नहीं किया है, जो वाइट गोरे लोगों का जो डीप स्टेट है उसको तो कुछ कभी नहीं किया है, पर जो पूरा जो उसका बेसिस है, जो प्लेटफॉर्म है जिसपे अमेरिका बिल्ड हुआ था, उस पे तो पूरा अटैक होए जा रहा है। तो ये होते रहता है, ये दिस इज नॉट यूनिक इवन टू द राइट विंग, इट हैपेंस हर वामपंथी हर पंथी में होते रहता है। इसको पहले से देखना इम्पॉर्टेंट है, पर कौन देखेगा? एक किस्म से ना एक ह्यूमन अर्ली वार्निंग रेडार होना चाहिए, वेयर पीपल अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है ना? ये होता नहीं है। अमेरिका में थोड़ा बहुत होता है, फ्रांस में तो बहुत होता है। बहुत अच्छी बात है कि फ्रांस हमेशा अपने आप को कोर्स करेक्ट कर पाता है। अभी भी वहाँ पे जैसे चल रहा है, तो उन्होंने पूरा अमेरिका का जो मेन स्ट्रीम है, जो लेफ्टिस्ट क्रेजीज हैं, उनसे अपने आप को थोड़ा अलग किया है। चाहे थोड़ा नहीं, बहुत अलग कर दिया है। मतलब प्रेसिडेंट आपको वार्निंग दे रहा है कि वी डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद दैट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। उधर फ्रांस की ये जीनियस देख लीजिए, फार लेफ्ट भी आपके साइड में है, दे आर रिजेक्टिंग ऑल दिस क्रिटिकल रेस थियरी नॉनसेंस। फार लेफ्ट और फार राइट इस पे एकजुट हो गए हैं फ्रांस में कि ये सब बकवास फ्रेंच लाइफस्टाइल का ये नहीं है करके। और फार लेफ्ट का तो वोट बैंक ही उधर मुसलमान हैं, जो नॉर्थ अफ्रीका से जो अरब लोग आते हैं करके, उन्होंने भी रिजेक्ट करके रखा है कि वोट बैंक जाए भाड़ में। जो फ्रांस का जो नेशनल आइडेंटिटी है, जो उनका वैल्यू है, वो एकदम दृढ़ होना चाहिए, है ना? तो इसमें हमको भी एक किस्म से पर इंट्रोस्पेक्शन, हिंदुस्तान में क्या होता है ना, हिंदूज में इतना हम बोलते रहते हैं वेदों में अंदर देखो, गीता में अंदर देखो, इंट्रोस्पेक्ट। इट्स ऑल अबाउट ओम पूर्णमुदः पूर्णमिदः पूर्णमुदच्यते, ऑल ऑफ दैट इज अबाउट लुकिंग विद इन योर सेल्फ। बट इंट्रोस्पेक्शन इस देश में कोई करता नहीं। It's become like जो इनका सेट पैटर्न है वही सच है, उस सच के सिवाय और कुछ नहीं है। तो एक किस्म से जैसे आप देखेंगे जो एब्राहमाइजेशन ऑफ द इंडियन माइंड हो गया है ना, ये इतना ज्यादा हो गया है कि लोग अब देख भी नहीं सकते हैं वो कितना एब्राहमाइज्ड हो गए। जैसे कि आप हर बंदे से जाके जो हिंदू है बोलोगे कि भाई हिंदुइज्म तो पॉलिथीइस्ट है, वो जोर से छांटा मारेगा। हम तो मोनोथीइस्ट हैं। क्यों मोनोथीइज्म? कोई देयर इज दिस बिलीफ कि मोनोथीइज्म कोई सुपीरियर आइडिया है। सुपीरियर आइडिया नहीं है। बट कौन बोल रहा है ऐसे? अरे बहुत लोग बोलते हैं, आप जाके ये सब देखिए। हम बहुत भगवानों को वर्शिप करते हैं। नहीं, हम मानते हैं कि सब भगवान एक है। क्यों? हाँ, वो तो नहीं, क्यों भगवान एक है भाई? सब धर्म, सब पंथ एक है, नहीं है। हाँ, नो, आई रिजेक्ट दैट कंप्लीटली। देयर आर लॉट्स ऑफ हिंदू स्कूल्स आल्सो दैट रिजेक्ट। लेकिन वो तो गांधीयन वाले बोलते हैं ना, जो पॉलिटिसाइज्ड हिंदू। अरे हिंदू। मैं देख रहा हूँ ये सो कॉल्ड इंडिक विंग में भी यही बहुत लोग बोलते हैं कि हम मोनोथीइस्ट हैं। क्या बात कर रहे हो यार? अच्छा, हाँ, मोस्टली तो मैंने ऐसा नहीं सुना। जैसे ही ये कोई आएगा, इंडिया हैज 130 मिलियन गॉड्स। कैसे तुमने लिखा हमारे बारे में, वी हैव 130 मिलियन गॉड, हम सब मानते हैं कि भगवान एक ही है। क्यों मानते हो भगवान एक है? तो वो तो हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यताएं हैं, कुछ लोग मानते होंगे, कुछ लोग मानते होंगे, कुछ लोग नहीं मानते। बट सो हाउ कैन यू से इफ समबडी हैज एन ओपिनियन दैट समबडी हैज 138 मिलियन गॉड, तुम्हारा क्या जाता है? मैंने कभी हिंदुइज्म का स्पोक्समैन अपने आप को बुलाया है? नहीं। तो ये चुतिया कौन है अपने आप को हिंदुइज्म का स्पोक्समैन बनाने? किसको इनको ये दिया गया है किसी को भी हिंदुइज्म का स्पोक्समैन बनने के लिए? सभी हैं और कोई भी नहीं है। इसके दो कारण भी हो सकते हैं। एक तो ये कि जिससे आप लड़ रहे हो या जो आपका परसीव्ड एनिमी है वो अब्राहमिक्स हैं, ठीक है।
वो एक कारण हो सकता है जिससे आप लड़ते हो, उस जैसे आप बन जाते हो इवेंचुअली, एब्सोल्युटली। इफ़ यू हैव टू विन। अगर उनके सक्सेसफुल हो रहे हैं मेथड्स, तो आप ऑफ कोर्स उनके मेथड्स को अप्लाई करना चाहोगे। नाउ दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि उनका फ्रेमवर्क आप अपने पॉलिटिस्टिक रिलीजन पे लगा रहे हो, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि जो पोलिटिसाइजेशन हो रहा है, अब पॉलिटिकल हिंदू को आपको बनाना है तो यू हैव टू यूनाइट, तो यूनिटी का जो शोर मचता रहता है, तो उसके चक्कर में आप वहीं पे आप आ जाते हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, जो कि टोटली एंटी हिंदू आइडिया है एकदम। हाँ, ठीक है। वो उस तरीके के आप जब पॉलिसीज एडवोकेट करने लगते हो, तो यही तो ये दो कारण लगते हैं। तो ये इश्यू ये समझ नहीं पा रहे हैं ना, ये समझ नहीं पाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड गोज अगेंस्ट यू। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो यूपी वाला हिंदू है जो 4-5 बच्चे पैदा करता है, वही कॉम्पेंसेट कर रहा है केरला हिंदू के लिए जो बस एक बच्चा पैदा करता और है। दिल्ली वाले हिंदू के लिए, मुंबई वाले, मेन तो दिक्कत तो शहरों में आ रही है ना, यही हो रहा है ना। तो अब क्या होता है इसमें कि आप देखेंगे मुस्लिम्स में भी एक वेरिएशन है। बिल्कुल। शिया बहुत अमीर है, उनका फर्टिलिटी रेट भी कम है, वेयरएज सुन्नीज बहुत गरीब हैं, देयर एट द बॉटम। शियाज एकदम ऑलमोस्ट टॉप पे हैं, सुन्नीज ऑलमोस्ट बॉटम पे हैं। और जब आप बॉटम ऑफ द लैडर पे होते हो तब आप ज्यादा बच्चा पैदा करते रहते हैं। अब इट्स ऑल्सो साइन ऑफ एम्पावरमेंट की दैट यू नो द मोर Hindus are getting wealthier and their fertility rate is coming down. पर आप उसको भी, जो नेचुरल प्रोसेस है उसको भी आप रोकना चाहते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसमें और ज्यादा क्या है कि जब कांग्रेस ने घोटाला पॉलिसीज बनाती थी, कांग्रेस में हमेशा लोग होते थे जो जानते थे कि ये घोटाला है, हमको वोट्स के लिए करना पड़ रहा है। भाजपा में मैं क्या देखता हूं, वो इंट्रोस्पेक्शन की क्षमता ही नहीं है। ठीक, वो घोटाला बनाते हैं, घोटाला पॉलिसीज बनाते हैं, पर समझते हैं कि ये तो मैंने कृष्ण भगवान की तरह धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दे रखा है इस पॉलिसी के तहत। करेंगे क्या? ये प्रॉब्लम है ना कि एम्प्टी वेसल्स मेक द लाउडेस्ट नॉइज। जो अंदर, उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? थोथा चना बाजे घना। हाँ भाई, और वो हिंदी नहीं है, वो तो कोई भोजपुरी हरियाणवी है वो। तो यही प्रॉब्लम होते रहता है। तो जैसे एंटी वैक्सर्स की बात कर रहे थे ना हम, तो उसमें अब देखो, इन्होंने पहले किया कि वैक्सीन लगवाओ, नहीं होगा, ठीक है, इन्फेक्शन भी नहीं होगा। फिर बोले कि नहीं, इन्फेक्शन होगा लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा। नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन होगा बट सीवियर नहीं होगा। तो ये आप क्या बोल रहे हो कि एक पूरा आपने कैंपेन चलाया वर्ल्ड वाइड, उसमें आपने वैक्सीन लगाई, सबको ये किया, उसके बाद सबको हो भी रहा है लोगों को, ठीक है, मतलब सीवियरिटी नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि थर्ड वेव में आज बच पा रहे हैं लोग, लेकिन आप पहले से ही कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो अच्छे से, तो आप एक हेजिटेंसी तो डाल रहे हो ना लोगों में। एक चीज मैंने देखा है इंडियन कोविड पॉलिसी में, बाहर की तो आप बात ही छोड़ दो, क्योंकि वो एकदम जो खत्म है, कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, जो फाइजर डिक्टेट करता है वही यूएस गवर्नमेंट बोलता है एक किस्म से, ठीक है ना। पर हिंदुस्तान की देख लो, हमारे में उतनी आत्मविश्वास नहीं है कि हम अपना काम खुद करें। जो बाकी के लोग कर रहे हैं वही कट पेस्ट करके हम ये करते हैं। जो हमारी गलतियां हुई थी उसको भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि जब फर्स्ट वेव हुआ था, जब लॉकडाउन हुआ था, तब क्या हुआ था, उन्होंने दुकान का टाइमिंग बस 2 घंटे रख दिया था दोपहर में। अब 2 घंटे में अगर जाना है तो सब भीड़ लग जाएगा। यूएई ने ऑपोजिट किया था, उन्होंने बोला सब दुकान 24 आवर्स खुले रहेंगे, 24 आवर्स नहीं पर एक्सटेंड किया था टाइम को, ताकि भीड़ कम हो जाए। आपको भीड़ कम कराना है या नहीं कराना है, तो थोड़ी अकल लगाओ ना। पर फिर से ये नौटंकी शुरू कर दी दिल्ली गवर्नमेंट ने, सब जगह वही, और दिल्ली बस कम कर दी। बस कम करोगे तो ज्यादा लोग बस में चढ़ेंगे। मेट्रो कम कर दोगे, मेट्रो में ज्यादा लोग जाएंगे। और इसमें ना आप केजरीवाल को भी ये नहीं कर सकते हो, नहीं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट है ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट के इसके वजह से एलजी का फाइनल से है, तो एलजी बैठ के क्या कर रहा है? अरे भैया, दिल्ली का छोड़ो, हरियाणा में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, हर जगह सबने यही किया है, सबने यही किया है। तो ये जो एक किस्म का जो बंदर पॉलिसी है ना, ये इंसानों का पॉलिसी नहीं है, ये बंदर ने बनाया है कहीं।
बंदर का बहुत ये होता है ना, जो वो इंसान को करते हुए देखता है कॉपी करता है एक किस्म से, तो वही करते रहते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है और कोई इंट्रोस्पेक्शन भी नहीं करता है सरकार में। क्योंकि वही आप मिस्टेक्स सेकंड वेव में भी वही कर रहे हो, थर्ड में भी वही कर रहे हो, तो आपने सीखा क्या? सीखा क्या? कुछ नहीं। फर्क कितना पड़ा है आपको लगता है कि एक तो देखो इकोनॉमिक लॉस तो है ही, लॉकडाउन्स का, रेस्ट्रिक्शंस का, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है लोगों के ऊपर, Psychological impact is huge. I can personally tell you, I've gone through several waves of depression because of this. मैं तो बहुत सोशल बंदा हूँ ना, मैं बाहर जाते रहता हूँ, लोगों से बात करते रहता हूँ. I can only tell you this personally, but I've seen कि बहुत सारे लोगों में psychological issues, but health issues भी पड़े हैं. क्योंकि हेल्थ बहुत किस्म से एक किस्म का प्लेसिबो होता है. प्लेसिबो को हिंदी में कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, पता है? नहीं. आप जरा थोड़ा ये देख लीजिएगा, हैं, हिंदी व्याकरण में जाके देख लीजिएगा कि प्लेसिबो होता क्या है. तो गोली देना. हाँ, एक किस्म से, हाँ. बट इसमें क्या है कि हेल्थ इश्यूज बड़े हैं, साइकोलॉजिकल वेलबींग के बहुत इश्यूज हैं, स्पेशली बच्चों के, स्टूडेंट्स के, एंड थिंग्स लाइक दैट. बिकॉज आप देख लो कि बच्चों को हम स्कूल क्यों भेजते हैं. पढ़ाई लिखाई बस एक पार्ट है, उनके एज ग्रुप के साथ सोशलाइजेशन जो करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्कूल का. 2 साल से इनके सोशल स्किल्स रिटार्ड हुए. दैट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग टू हैव. और पढ़ाई भी वैसे कुछ नहीं हो रही है ऑनलाइन. हाँ, ऑनलाइन तो हो ही नहीं रहा है. तो इसमें बहुत बहुत सारे जो इसका जो इफेक्ट है, जो हेल्थ इफेक्ट है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, पॉलिटिकल इफेक्ट है, इकोनॉमिक इफेक्ट है, वो अभी आपको पता नहीं चलेगा. ये अभी 3-4 साल के बाद, जब सब ये लॉकडाउन सब खत्म हो जाता है, उसके बाद ही आपको उसके नॉकडाउन इफेक्ट देखने शुरू होंगे. जैसे कि हमारा हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री तो कम्प्लीटली वाइप आउट हो गया है. ठीक है ना. अब और जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री था वो मोस्टली इधर स्मॉल या माइक्रो या मीडियम सेक्टर में था. उसमें भी उनको जीएसटी का भार सबसे ज़्यादा ये करना पड़ा. जैसे एक ये बर्फी वाले ने मेरे से, बर्फी वाला कौन, ये एवरग्रीन वाला जो हमारे ग्रीन पार्क, अच्छा, हाँ, वो मेरे से बोल रहा था, भैया मैं करूँगा क्या, मैं बर्फी बेचूंगा या टैक्स करते रहूँगा कि भाई मैंने अगर अपने काजू कतली पे चांदी का वर्क लगाया, उसका जीएसटी बढ़ता है कि नहीं करके. तो अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं ना, ये सब. कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी बढ़ गया है. कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. डीमोनेटाइजेशन का अभी तक हमारे पास एक वाइट पेपर नहीं है जिसमें व्हाट वेर द इंटेंडेड इफेक्ट्स एंड व्हाट ऑफ इट वाज अचीव्ड. सब भाषण देने में बहुत माहिर हैं, पर एक वाइट पेपर प्रोड्यूस करने में आपका प्रॉब्लम क्या है बॉस? नहीं, अगर सरकार की तरफ से आएगा तो वो तो बताते ही हैं कि डिजिटलाइजेशन हुआ है, ज़्यादा यूपीआई की पेमेंट्स आने लग गई हैं करोड़ों में. तो वो डिजिटाइजेशन इज वन थिंग, बट व्हाट वेर ऑल योर इंटेंडेड दिस थिंग एंड व्हाट वेर ऑल द, बिकॉज देयर वाज अ स्टेटमेंट मेड कि टेररिज्म हमने खत्म कर दिया है. ठीक है, ये भी था. देयर वर लॉट्स ऑफ क्लेम्स दैट करप्शन खत्म हो गया, ब्लैक मनी हमने खत्म कर दिया है, करप्शन हमने खत्म कर दिया है, बहुत सारी चीजें थे. उनका अकाउंटिंग तो दो. आपका प्लान क्या था इसको मॉनिटर करने के लिए, उसका तो हिसाब किताब दो ना. नहीं करेंगे. तो ये कहाँ की गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस है. कांग्रेस से तो मेरी उम्मीद ही ऐसे थी कि वो कुछ नहीं करेंगे, बस बकवास करते रहेंगे. पर भाजपा ने तो बोला था हम सरकार विद अ डिफरेंस है. काय का डिफरेंस? In fact, you find with a lot of things, भाजपा की पॉलिसीज बहुत ही, कांग्रेस जान के भी, जान पूछ के, आप बीप आउट कर दोगे पर चुतियापा करता था. भाजपा में तो पैदाइशी चुतियापा पॉलिसी बना रहे. ये बात पिछली बार भी बोली थी. अब फैक्ट है. सी, आई वाज ऑलवेज टॉट व्हेन यू डू पॉलिसी, आप सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स का सोचो. पहले आप ये करेंगे, उसके बाद ये होगा. ठीक है ना. आपने, यानी कि आसान सा ये देता हूं, अभिजीत ने एक गरम आयरन को लेके हरियाणवी के मुंह पे मारा. फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट है कि हरियाणवी को बहुत दर्द हुआ, फिर उसको चोट आई,
फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट है 2-3 महीने के अंदर उसको प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ा। 2 हफ्ते का सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट है कि अभिजीत को जेल ले जाया गया, ठीक है ना। थर्ड ऑर्डर इफेक्ट है अभिजीत को 10 साल की सजा मिली और उसका सब बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के हरवाणवी को कॉम्पेंसेशन दिया गया। ये कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। जब आप ये करते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है और उसके बाद क्या होता है। हम हमेशा जब ये करते हैं उसके बाद ये क्या होता है सोचते हैं, पर उसके बाद और उसके बाद क्या होता है कभी भी आप हर चीज में देख लीजिए। ये भाजपा का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली इंडिया वाइड प्रॉब्लम। वही मैं कह रहा हूँ कि सभी सरकारों का मैंने देखा है। पर भाजपा का जो ये है वो थोड़ा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो सही चीज कर रहे हैं। बट यू नो वो इंग्लिश में कहावत है ना, द पाथ टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। इनके इंटेंशंस बहुत नेक हैं पर जाना तो जहन्नुमी है। और जब मतलब ये भी है कि जैसे कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे तो उतना मतलब सोशल मीडिया पे ही हमने देखा है उस तरीके का, क्योंकि हमको फॉलो भी मोस्टली भाजपा के ही लोग करते हैं, तो बैकलैश जो आता है कांग्रेस का करो तो ठीक है, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और वो शायद लेफ्ट वालों के साथ भी होता होगा, जब वो लेफ्ट वालों का क्रिटिसिज्म करते होंगे तो उनको ज़्यादा बैकलैश मिलता होगा, क्योंकि ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म में आप एक बबल में रहते हो ना, आप अपने ही लोग होगे, तो आप अपनी क्रिटिसाइज करोगे तो आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगा। बिल्कुल, पर इसमें क्या है मैं बताता हूँ। क्रिटिसिज्म 2 किस्म के होते हैं। एक होता है इन्फॉर्म्ड पॉलिसी क्रिटिसिज्म और दूसरा होता है पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। और पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म में तो हिपोक्रेसी होना ही है, ठीक है ना। हिपोक्रेसी को क्या कहते हैं हिंदी में? एक किस्म का पाखंड, हाँ होता है, कपट हाँ होता ही है। पर पॉलिसी में ढोंग, पर पॉलिसी में ये होना ही नहीं चाहिए। पर आप देखेंगे जो पॉलिसी क्रिटिसिज्म है हिंदुस्तान में आजकल, पॉलिसी क्रिटिसिज्म होता ही नहीं है। पॉलिसी क्रिटिसिज्म को पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म बनाया गया है। जैसे कि आप देखोगे कौशिक बासु पता नहीं क्या बकवास करते रहता है दिन भर, पर उसको फॉलो करने में मेरे को बहुत मजा आता है, क्योंकि वो खुद अपने आप को उल्लू का पट्टा बनाता है, उसमें देखकर ही मेरे को बहुत मजा आता है। बट जो क्रिटिसिज्म, जो इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। लेकिन इसमें और इसलिए प्रॉब्लम क्या है कि भाजपा बोल सकता है कि जो भी उनके खिलाफ बोल रहा है वो सब बकवास किए जा रहे हैं, एंड दे नॉट रॉन्ग। क्रेडिबिलिटी भी नहीं है ना, तो जो लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं वो उन मुद्दों पे भी करते हैं जहाँ पे सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ। तो इसीलिए उनकी कोई सुनता नहीं है। हाँ। और जो वो लोग हैं जो हर मतलब इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म करते हैं उनकी वैसे ही कोई फॉलोइंग नहीं है। हाँ। क्योंकि ऐसे जो अच्छे इश्यूज हैं जिन पे लिखते हैं उनको ना तो कोई पढ़ता है ना कोई देखता है। हाँ। तो सारा जो इसमें यही है ना, सोशल मीडिया का जितना आप उछलोगे या जितना आप थिएट्रिक्स करोगे उतना ही आपको आगे बढ़ेगा। तो इसमें आप देखोगे ये एक किस्म से हिंदुस्तानी ट्रेट है। हिंदुस्तान में अगर आपने कोई रेस्टोरेंट में जाके आलू मेथी की सब्जी ऑर्डर की या पनीर माखनी ऑर्डर की या गोभी मंचूरियन ऑर्डर किया, उसमें ना ही तो आपको गोभी का टेस्ट दिखाई देगा, ना ही तो पनीर का टेस्ट दिखाई देगा, ना ही तो आलू का टेस्ट दिखाई देगा। उसमें जो मसाला डालता है ना उसी का टेस्ट आता है। तो सबको इधर मसाला चाहिए, तीखा चाहिए, मिर्ची चाहिए। जो एक्चुअल आलू मेथी है वो किसी को नहीं चाहिए, जो एक्चुअल पनीर है वो किसी को नहीं चाहिए, जो एक्चुअल गोभी है उसमें नहीं चाहिए, उसका मंचूरियन का जो सब अदरक लहसुन सोया सॉस बना के ये किया गया है ना वही चाहिए। इस सोशल मीडिया का तो पूरी दुनिया में यही दिक्कत हो चुका है, मतलब इट्स ऑल अबाउट थिएट्रिक्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। पर सोशल मीडिया के बाहर क्यों ये हो रहा है? देयर शुड बी सम एवेन्यूज, राइट? पर वो नहीं है। अगर आप अमेरिका में देखेंगे एक काफी संतुलित राइट विंग है, जो जैसे राइट विंग एंड लेफ्ट विंग। जैसे आप देखेंगे ग्लेन ग्रीनवॉल्ड जो काफी फार लेफ्ट है, जो अभी ब्राजील में रहते हैं, वो बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। वो केटलिन जॉनस्टन काफी, वो तो ऑस्ट्रेलियन है पर फिर भी क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा देते रहती है वो। राइट में देखेंगे तो ये लिंडजी जो है जिसने वो फेक पेपर्स बनाए थे और सब पीयर रिव्यूड जर्नल्स का बुद्धू बनाया था। यस।
वो भी बहुत अच्छा काम करते रहता है। हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? हम है ना। हाँ, हमको देखता कौन है? हमारी बात सुनता कौन है? राइट विंग भी हमारे पे थूकती है, लेफ्ट विंग भी हमारे पे थूकती है। तो तभी तो वो हुआ ना, तभी तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा ठीक काम कर रहे हो। हाँ, आई एग्री। तो इनके वैलिडेशन से मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं, ठीक है ना। एक्चुअली अगर आप देखोगे, इन जैसे उल्लू के पट्टों का अगर मेरे को वैलिडेशन मिल गया, मैं बहुत अपमानित होके कोई नाले में कूद के डूब मरूंगा। लेकिन फिर दिक्कत ये है ना कि जब ऐसे लोग, उनको सुनता नहीं है कोई, तो दिक्कत ये होती है कि ना वो कभी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, क्योंकि सरकार तो उनको भाव देगी नहीं। जिसका आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो, चाहे आप वैलिड क्रिटिसिज्म भी कर रहे हो, तो आपसे दूरी बना के रखेंगे। ठीक है, तो फिर वही है ना, या तो आप चमचों को साथ में रखो। पर इस सरकार का तो पॉलिसी है कि चमचे के बाद चमचे ना। वो तो सबका ही है भाई। किस कौन सी आप मेरे को बताओ, कौन है इतना फेनोमिनल एबिलिटी का जिन्होंने इन्होंने रख रखा है कोई भी पॉलिसी डिपार्टमेंट में? पॉलिसी डिपार्टमेंट तो ऐसा नीति आयोग ही है सेंटर का, तो उसमें लोग तो बहुत अच्छे हैं। और अमिताभ कांत आपको अच्छे लगते नहीं, हैं? मतलब नॉट अमिताभ कांत, बट जैसे एग्रीकल्चर में है, और आपके पहले विवेक देब रॉय थे वहाँ पे, अभी भी हैं शायद। वो तो पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में वो कौन है जो अभी इनको सेलेक्ट किया है? तो आपकी फ्रेंड है शायद, वुमेन है ना, प्रोफेसर। और मेरे बहुत सारे नहीं, जो प्रोफेसर फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में है, शमिका रवि तो निकाल दिया था उधर से। अच्छा, अभी नहीं है? हाँ, नहीं है। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं, हालांकि उसमें जो कुछ होता है पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में, वो कभी भी पता नहीं कभी मिलते भी हैं या नहीं प्रधानमंत्री से। ठीक है, नीति आयोग जो भी रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट अच्छी आती है, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? हाँ, लेकिन जैसे बना के क्यों रखा? संजीव सान्याल हैं, वो बहुत अच्छी रिपोर्ट्स बनाते हैं आपके। दीज आर ऑल द एक्सेप्शंस। हाँ, उनकी वैसे हुई हैं काफी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट। हाँ, बट दीज आर ऑल द एक्सेप्शंस दैट प्रूव द रूल। They're the exceptions that prove the rule. क्योंकि अगर आप देखेंगे 90% जो हैं घोंचू हैं, अखंड घोंचू, ठीक है ना। उनका क्या करेंगे आप? तो एचआर का भी प्रॉब्लम है ना, ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम है, एट लाइक नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, हर जगह। इनका क्या है कि इनके बहुत सारी चीजें जो है ना, वो हिस्टोरिकल मेमोरी से बायस्ड हो गई है। उनको अभी भी लगता है कि वाजपेयी जी ने बहुत सारे लोगों को रखा था, जो एकदम 100% लॉयल नहीं थे इसके। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि एबिलिटी से ज्यादा लॉयल्टी का ये है, पर उस लॉयल्टी का भी कोई ये नहीं है, मेजर नहीं है, ठीक है ना। तो वो एक प्रॉब्लम है। तो मैंने ये लिखा था, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपको कैसे पता चलेगा। सी द मैन ऑन टॉप शुड नॉट माइक्रो मैनेज। द मैन ऑन टॉप को बहुत अच्छी एक बुलशिट मीटर होनी चाहिए। बुलशिट मीटर क्या होता है कि 5 मिनट में उसको बोलना चाहिए कि भाई ये बकवास कर रहा है या इसके बात में कुछ दम है। वो पता नहीं कैसे बोला है, मुंह पे गाली देके बोला है या कुछ भी देके बोला है। ये वो इनकी क्षमता नहीं है। तो इनका एचआर डिपार्टमेंट चलाने की एक क्षमता नहीं है। सो एचआर का प्रॉब्लम माने क्या है कि आपका एचआर मैनेजर ही घटिया है, ठीक है ना। तीसरा है डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम, क्योंकि सभी को पता है एक भी मंत्री का फ्रीडम नहीं है जो वो करना चाहते हैं करने के लिए। सब कुछ लिखा बना पीएमओ से आता है, आपको बस दस्तखत देना पड़ता है। तो जब ये होगा, और पीएमओ तो बस बाबुओं से चलता है। बाबुओं का तो आपने देखा है, बाबू राज 70 साल से चले आ रहा है, ये तो महाबाबू राज है। जैसे सदानंद धूमे ने लिखा था ना, ये भाजपा, वैसे सदानंद ने धूमे को तो यार मतलब, हाँ, पर धूमे ने एक इसको कोट किया था, एक भाजपा के लीडर को कोट किया था, जो वो अनोनिमस रहना चाहता था, कि ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये आईएएस की सरकार है जो भाजपा के आउटसाइड सपोर्ट से चल रहा है। क्या करेंगे? क्या उसका रिएक्शन एक तरीके से ये है कि जो पहले का जो पीएमओ था, इससे पहले वो इतना कमज़ोर था
और उसका एक रिएक्शन बना कि एक स्ट्रॉन्ग पीएमओ होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब ये भी आ जाता है कि माइक्रो मैनेज करे किसी को भी। आपको ये भी देखना है कि कोई करप्शन नहीं कर रहा है, कोई पैसे नहीं खा रहा है, या कोई गलत काम नहीं कर रहा है। तो आपको एकदम मतलब 24/7 आपको मॉनिटर करना पड़ता है हर चीज़ को, छोटी छोटी बातों को भी। बिल्कुल। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि यही मैं बोल रहा हूँ ना, जो हिस्टोरिकल बैगेज है, जो दिमागी सदमा जो लगा है पिछले 20-30 सालों से, वो अभी ये निकाल नहीं पाए अपने दिमाग से। और सदमे ऐसे लग जाते हैं जब अरुण शौरी जैसे लोग जब एकदम पलट जाते हैं, लाइक 180 डिग्री, तो आपको ये ठनकता है कि यार ये क्या हुआ। पर अरुण शौरी पलटा क्यों, ये भी तो पूछ लो। लेकिन आइडियोलॉजी कैसे बदल सकती आई है? अग्री कि अरुण शौरी ने पलटा क्योंकि उसको कुछ नहीं मिला। यू एग्री विद दैट? I agree with that. I also agree that a lot of Arun Shuri's criticisms are completely unfounded. बकवास है उनके से, जो बोलते हैं उसमें से 50% बकवास है, 50% वैलिड है। पर वो पलटा क्यों, ये कभी पूछा है? अरुण शौरी अभी आपके राइट में बस 2 इंटेलेक्चुअल्स हैं जो रिसर्च करके लिखते हैं। एक थे अरुण शौरी, अब एक है विक्रम संपत। ठीक है, बाकी तो कोई ग्राउंड रिसर्च करता नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन आर्काइवल रिसर्च तो करता है नहीं। अरुण शौरी को क्यों आपने कैबिनेट से बाहर रखा? देखिए, एक है एम्बिशन करके, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उनके एम्बिशन भी होते हैं। अगर आप वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि पूरा जिंदगी ही कार्यकर्ता कार्यकर्ता बने रहो, होता नहीं है बॉस, होता नहीं है। मोदी क्या हमेशा कार्यकर्ता रहकर ही प्रधानमंत्री बने हैं क्या? उनका भी तो एम्बिशन था ना, प्रधानमंत्री बनना है बनना है बनना है। कितना उन्होंने ये अपना ढिंडोरा पीटा था गुजरात के टाइम पे। पर उनका ये है, मैं ढिंडोरा पीटूंगा और कोई नहीं पीट सकता। ऐसे चलता नहीं है। यू हैव टू लेट लीडर्स ब्लॉसम। अ वन लीडर पार्टी इज नॉट गुड फॉर एनीबॉडी। एक लीडर पार्टी पृथ्वीराज चौहान की तरह है, जब एक मर जाता है फिर पूरा देश चला जाता है। या हेमू की तरह। ये आई डोंट नो, ये हिंदूज में प्रॉब्लम क्या है। एक राजा होगा, जब वो मर जाता है सब कुछ ये हो जाता है। बैटल ऑफ तालीकोटा में जब राजा मर गया उसके बाद फुल कोलैप्स। पृथ्वीराज चौहान मर गया, फुल कोलैप्स। हेमू मर गया, फुल कोलैप्स। ये हिस्ट्री से भी सीखते नहीं है बॉस। अब मोदी के सिवाय है कौन? अमित शाह का जो इनविंसिबिलिटी का जो ये था, इनविंसिबिलिटी को क्या कहते हैं हिंदी में? हमेशा अनंत विजय। नहीं, अनंत विजय तो अलग हो गया। जो परास्त हो ही नहीं सकते, जो पराजित, जिनको कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। अजेता, अपराजेता, अपराजयता, उसका जो ये था वो भी चला गया है। दिल्ली राइट्स में उन्होंने कुछ नहीं किया था, सीलमपुर राइट्स में कुछ नहीं किया था। सीलमपुर जो दिल्ली राइट्स बना उसमें कुछ नहीं किया था। फिर जब फार्मर राइट्स हुए थे उस पर कुछ नहीं किया था। बैठ के पता नहीं क्या, वो नीरो जब रोम जल रहा था ना, वो बांसुरी नहीं, इसको क्या कहते हैं, वायलिन, हाँ, सितार बजा रहे थे। सितार बजा रहे थे, तो काय का होम मिनिस्टर? ठीक है ना। फिर जब इलेक्शन के बाद इलेक्शन आप हारे जा रहे हो, वो भी आपके इस पे ये है। तो अब सब आपने देखा है, आजकल कोई भी अमित शाह की बात नहीं करता है। जब 2019 हुआ था, जब 370 उतरा था, सब बोल रहे थे मोटा भाई अगला। अब मोटा भाई का फैन क्लब को क्या हो गया है? सब अब योगी बोल रहे हैं, हिमंता बोल रहे हैं। हाँ, 2 ही लोग हैं। अब उनको भी ये कर दिया जाएगा, आप देखते रहिए। क्या लग रहा है आपको? किसी भी तरह से दे विल बी ब्रॉट डाउन वन वे और अनदर, बिकॉज द बीजेपी ऑफ टुडे, नए बीजेपी में बस एक बंदे के लिए जगह है। कोई नंबर 2 नहीं हो सकता, कोई नंबर 3 नहीं हो सकता। ये एक किस्म से कांग्रेस की तरह बन गया है कि प्रधानमंत्री तो बस गांधी ही बनना है,
बाकी सब लेकिन इधर नौकर तो कोई चाकर। परिवार नहीं है ना। परिवार का मतलब ये नहीं है दैट यू कांट गेट रिड ऑफ द लीडरशिप ना। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर इनको सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप नहीं लाना जैसे होता। पुतिन देख लीजिए, पुतिन का परिवार तो आप, उनकी दोनों बेटियां हैं, वो तो किसी भी चीज़ में नहीं है, उनके भांजे ये कुछ भी नहीं है। पर सेकंड लीडर कौन है उधर रूस में? कोई भी दिखाई देता है आपको? लेकिन अगर इनको नहीं करना होता तो योगी जैसे स्ट्रांग लीडर को क्यों आगे करते हुए वो सीएम क्यों बनाते, किसी और को भी बना अब आप सकते। देखते रहिए क्या होता है, मज़ा तो चखिए ना। क्या कुछ प्रेडिक्शन तो दो सॉलिड। तो आपको बोलें जैसे कि पिछली बार वो तालिबान वाला बोला था वैसे आपसे हाँ पूछेंगे। हाँ, तो देखो, मैं तो मानता हूँ कि यूपी में योगी बहुत भारी मात्रा से जीतने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि वो 2/3 मेजॉरिटी फिर से लाएंगे या नहीं। पर 2/3 अगर मिला भी नहीं तो 2/3 के बहुत पास ही होगा। ये जो 12-13 एमएलए जो ये हो चुके हैं, बकवास है, इनका कोई भी इलेक्शन पे कोई ये नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। पर आप देखते रहिएगा, जो भी इधर एक सेकंड लीडर इमर्ज अगर हो सकता है, अगर उसका योगी का अपील जो अभी है वो यूपी में है, जैसे उनका अपील बाहर जाना शुरू होगा, आप देखते रहिए क्या होते रहता है। बाहर तो बहुत है, देखते हैं ना। इट हैजंट बीन प्रूवन, इट हैजंट बीन प्रूवन ऑन द ग्राउंड येट। आपको नहीं लगता कि वो उसको ग्रूम कर रहे हैं? मोदी को एस्टैब्लिश होने में कितना 15 साल लगे थे ना। योगी का भी 5 साल ही हुआ है। आप देखते रहिए क्या होता है। आपको नहीं लगता कि वो योगी को ग्रूम कर रहे हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए? नो। तो कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर? Nobody knows. Nobody knows. This is the problem. It is your Prithviraj Chauhan, Hemu, विजयनगर प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूशनलाइज भी नहीं किया है। देखो मतलब एक पार्टी की बात अलग है, लेकिन जैसे यूएस में क्या है कि प्रेसिडेंट मरेगा तो कौन बनेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, देयर इज अ चेन ऑफ कमांड अप टिल 17 लीडर्स। ठीक है, इंडिया में इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया कि प्राइम मिनिस्टर होगा ये जाएगा तो कौन कभी बनेगा। भी नहीं। और कांग्रेस में अगर आप कांग्रेस लीडर्स के साथ प्राइवेट में बात करते हैं, कोई भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर किसी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया तो सब फैक्शंस उसी पे हमला करेंगे। अब हमको बोला गया कि भाजपा ऐसा पार्टी नहीं है, पर इधर भी वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। अभी आप इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, सीडीएस कितना महीने के ऊपर हो गया है, अभी तक आपका सीडीएस का अनाउंसमेंट, और ये न्यूक्लियर पावर है बॉस। ये सब ऑटोमेटिक होना चाहिए। आपको ये भी होना नहीं चाहिए, आपको क्लियर सा एक लाइन होना चाहिए कि कौन सक्सीड करेगा, ठीक है ना। वो कॉल पहले ही लेना चाहिए। जब आपने, अब अगर आप एक चीफ को अपॉइंट कर रहे हो, उसका सक्सेसर भी उसी टाइम आपको पता होना चाहिए। उसके रिटायर होने के कम से कम 1 साल पहले ही उसका सक्सेसर को पता होना चाहिए। रिटायर का तो मतलब ही नहीं है, वो तो आप जिस दिन बना रहे हो उस दिन आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट कौन होगा लाइन में। वो चेन ऑफ कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नॉट जस्ट मिलिट्री, सिविलियन में भी ये होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना। अब आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट इट इज व्हाट इट इज। ये तो इंस्टीट्यूशनल फेलियर हो गया ना, स्टेट का फेलियर। पर आप देख लीजिए इंस्टीट्यूशनली भाजपा ने क्या बदला है। कुछ बदला है। जैसे आप देख लीजिए, जो अभी ये देवदत्त पटनायक को जो यूथ फेस्टिवल में बुलाया गया और फिर स्क्रीन ब्लैंक आउट कर दिया गया फॉर टेक्निकल रीजंस और व्हाटएवर, इसका तो और भी बहुत सारे ये हैं। जैसे आप देख लीजिए, जो भी ये फॉरेन एम्बेसीज काम करते हैं वो जयपुर लिट फेस्ट वाले से काम करते हैं, और जयपुर लिट फेस्ट को ये नमिता गोखले, संजय रॉय और ये चलाते हैं, विलियम डालरिम्पल, जो इतने रेबिड लेफ्टी हैं। पर सरकारी पैसा तो उसी को दिया जाता है ना। सरकारी पैसा? हाँ, ये यूके में आपने देखना नहीं था, हमारे यूके एम्बेसडर ने उनके साथ जॉइंट ये किया था ना। अच्छा। हाँ, लास्ट ईयर और द ईयर बिफोर लास्ट, जब विलियम डालरिम्पल वाज होस्टिंग JLF लंदन, वो तो सरकारी कोलैबोरेशन से हुआ था। तो एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि इनको एकदम लॉयल
लोग चाहिए, और दूसरी तरफ ऐसे वाक़या होते हैं, चाहे इसके डेल रिम्पल के साथ हुआ या तो उनको लॉयल्टी अपने लोगों से बिना क्वेश्चनिंग लॉयल्टी चाहिए। मैं बोलूँगा चट्टान से कूद, तू बिना पूछे कूदेगा। हम्म, पर उनका जो ये है ना कि गोरा आदमी का छापा चाहिए, जो बुद्धिजीवी हैं उनका जो छापा चाहिए, उनका जो ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, ये बहुत डेंजरस है। इनको गोरे लोगों के छापे से इतना ये एक जैसे एक महीना जो भूखा है उसके सामने अच्छे से हल्दीराम के, वैसे हल्दीराम के समोसे उतने अच्छे नहीं होते हैं। कोई दिल्ली में कोई अच्छे समोसे वाले का नाम बताओ, हलवाई का। मेरे को समोसे बिल्कुल पसंद है। मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो रेडी वाले ही ठीक हैं भाई, उस तो ठीक हिसाब है, से हल्दीराम। तो एक महीना जो रेगिस्तान में घूम रहा था बिना पानी के बिना खाने के, उसके सामने एक समोसे रख दो, ये लोग ऐसे हैं। और ये लोग बात करते हैं स्वाभिमान की। ये गोरे वाला भी नहीं है ना, जो मेरे को तो लगता है कि या तो आप बिल्कुल ही लॉयल बनो, टू दोज हु आर लॉयल मोर लॉयल्टी विल बी डिमांडेड। बट सी, लॉयल्टी डज नॉट इक्वल एबिलिटी। वो तो है, वो तो बिल्कुल है, मेरे लेकिन ये बीच वाला सिस्टम खत्म हो गया ना। या तो आप बिल्कुल लॉयल हो जाओ, या बिल्कुल आप उनके अपोजिशन में रोज गाली दो, या उनकी रिस्पेक्ट होगी, या जो बिल्कुल लॉयल हैं उनकी होगी। बिल्कुल। अब मीडिया में ही देख लो, जो मीडिया हाउसेस इनको क्रिटिसाइज करते हैं इंग्लिश मीडिया में, उनको वो फटाफट इंटरव्यू दे देते हैं ना। और जो लोग हमेशा ठीक ठाक बात करते हैं उनको कहाँ मिलता है? हाँ। और उनको कभी मिलता भी है तो देखो ये आप तुमको बताओ, दिया है। अभी तक स्वराज्य और ऑप इंडिया को स्वराज्य को एक बार इंटरव्यू मिला था, ऑप इंडिया को एक बार भी नहीं मिला है। ठीक है, पर आप देखते रहो, हर मंत्री हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस में जाते रहे। अरे प्रधानमंत्री खुद याद द है ना, हिंदू द हिंदू में तो पहला मीटिंग जब भी इलेक्शन जीतते हैं 2014 में और 2019 में, पहला मीटिंग हमेशा माननीय पार्थसारथी को जाता है। ठीक है ना। 2014 में इलेक्शन जीतने के बाद याद है राजशेखर झा ने क्या क्या बोला था? प्रधानमंत्री को अपने मंच पे ले आके उनको पता नहीं क्या क्या सुनाया था, याद है? तो फिर ये जो ऑनलाइन जो सो कॉल्ड आईटी सेल है या भाजपा के समर्थक हैं, ये जब देख भाई, एक मिनट मेरे को बोलने तो दो। ये जब हम या कोई भी थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म करता है, बाकी आप 90% सपोर्ट करते हो, लेकिन 10% जब आप क्रिटिसाइज करते हो तो सबसे ज्यादा चढ़ते भी यही हैं। हाँ। और जबकि उन लोगों के खिलाफ जब मिलते हैं तो फिर कुछ नहीं। पर देखिए, जो पहले ये आईटी सेल नाम का जो है ना, ये इतना ये भी नहीं है जो इन लोगों ने बना के रखा है, जो लेफ्टिस्ट ने बना के रखा है। ठीक है ना। ये दो कौड़ी के चुचुंदर हैं इधर उधर, जो अपने आप को एक किस्म से हाइव मेंटालिटी के साथ लोगों को अटैक करते हैं, एक किस्म से। देयर इज नो सच, बट देयर इज अ टारगेटेड अटैक, और एक बार नहीं बहुत बार होता है ये। हाँ, आई मीन सो वही तो मैंने बोला था ना, हाइव मेंटालिटी है इनका। पर ये लोग हैं कौन? तो यही वही होंगे ना जो काम कर रहे हैं, या काम ही क्या है, बस ट्विटर ट्रेंड करवाना, बस। पॉलिसी रेलेवेंस जीरो। हाँ वो तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, तो पॉलिसी में क्या करेंगे? तो मैंडेट ही यही है ना। तो मैंडेट ही यही है। सो यू ट्रीट इट लाइक यू वुड क्या टर्माइट इन्फेस्टेशन और रोडेंट इन्फेस्टेशन इन योर हाउस, दैट्स इट। बट यही लोग हैं ना जो मुखबिर हैं एक तरीके से। कहाँ? मतलब पावर सर्कल्स में तो यही बात पहुंचाते हैं ना कि ये एंटी ही बोल रहा है, ये बोल रहा है, इसको इंटरव्यू मत दो, ये मत करो, तो ये सब बहुत चलता है। हाँ, तो दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट हाउ दिस गवर्नमेंट वर्क्स। इनका पूरा जो इनपुट है वो 2% के छिचोरे से आता है। बात यह है कि मतलब अगर आपको क्रिटिसिज्म करना है तो जम के करो। आप अगर अंबानी का पूरा कमर्शियल इंटेलिजेंस चपरासियों से आता है, तो अंबानी बन ही नहीं पाता था। अब इनका सब जो सोशल इंटेलिजेंस जो है इन 2% के छिचोरों से आता है।
तो आप ही समझ लीजिए कहाँ पे है। बेस्ट ऑफ लक। जियोपॉलिटिक्स पे थोड़ा बात करते हैं, हाँ। क्योंकि पिछली बार आपने बोला था और बहुत लोग कमेंट करते रहते हैं आज भी कि आपने बोला था कि तालिबान तो वापस नहीं आएगा, और आ गया। देखो 1 महीने के अंदर अंदर गलत साबित हो गए। लेकिन बहुत लोग भूल जाते हैं, अभिजीत ने ये भी बोला था कि एयरफोर्स जब तक यूएस सपोर्ट करेगा तब तक नहीं आएंगे, और वो बात सच सच थी। अब उनको ये बात निकल के बाद में आई कि भाई ये तो उनकी तो पहले से ही सेटिंग थी और सब कुछ प्री मेडिटेटेड था, विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। और जिस तरीके से इतने अच्छे से अमेरिका वालों को जाने दिया तालिबान का कंट्रोल होने के बाद, उससे तो पक्का पता चलता है कि भाई सब सेट था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था कि अमेरिकन्स और तालिबान की भी सेटिंग थी, पर सरकार और तालिबान की भी सेटिंग थी। बिल्कुल, तीनों की सेटिंग थी। यही तो मेरे को हैरानी हो रही है, क्योंकि जब हम सैटेलाइट इमेज देख रहे थे, हम देख रहे थे कि भाई मैं हेरठ गया हूं। उसका अगर आप ज्योग्राफिक लोकेशन देखोगे, उसको लेना इतना आसान नहीं है। कैसे इतने फट 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 करके गिर रहे हैं। जब हमने देखा क्या हो रहा था, ये सरकारी टैंक्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स ना सब आगे जा रहे थे। 1-2 शॉट्स, आई मीन यू कांट टेल, सैटेलाइट इमेजरी से दिखाई नहीं देता है कि कितने शॉट्स फायर हो रहे हैं, पर बिना डैमेज किए, बिना एंगेज किए, वो अपने टैंक्स को अबैंडन करके छोड़ के भाग जा रहे थे, और उनको पिकअप ट्रक्स, टोयोटा पिकअप ट्रक्स में ले जाके बॉर्डर में छोड़ दिया जाता था। देख रहे थे कि भाई ये लोग लड़ ही नहीं रहे, जहां भी जा रहे हैं बिना लड़े चले जा रहे हैं। तो ये हाई लेवल का सेटिंग हुआ है। That was completely unpredictable. Is it my fault? Of course. Should we have seen it? Of course we should have seen it. But remember, I'd also said बिना एयर सपोर्ट के हो नहीं सकता है। तो जब अमेरिका ने डील काट लिया, इन लोगों को तो डील काटना ही था। अब ये कैसे डील काटा किसी को पता नहीं अभी तक, ठीक है ना। So I will still maintain the Afghan forces did not collapse. They didn't fight. There's a big difference between that. पर दूसरा जो मेरे को अभी भी होप देता है, मैंने बोला था ना, अगर तालिबान जीता भी तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा हेडेक होगा। और आप अभी भी देख रहे हैं, हर रोज 10-15 पाकिस्तानी को मारे जा रहा है तालिबान, रोज, हर रोज। और बॉर्डर भी लगाने नहीं दिए हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बोला है कि हम पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट मानते ही नहीं, ये इस्लामी नहीं है। ये बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान पे रिफ्लेक्ट होने वाला है। और मैंने आपसे बोला था ना, मैंने एक भी तालिबान से मिला नहीं था जो पाकिस्तान पे थूकता नहीं है। अब टू बी फेयर, मैं हक्कानी नेटवर्क से आई कांट टेल, जब मेरे को इंट्रोडक्शन दिया गया कि ये लोकल कमांडर हैं या ये हैं वो हैं, कभी भी हमको, मैंने पूछा भी उनसे, आप कहाँ के हैं? मुल्ला बरादर के आदमी हैं, क्वेटा शूरा के हैं, हक्कानी नेटवर्क के हैं, लेकिन कि सब क्या बकवास है, ये आप मानते नहीं हैं ये। तो मेरे को पता नहीं इनमें से कौन हक्कानी नेटवर्क था, कौन नहीं था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर मेरे को तो अभी भी हैरानी हो रही है कि हक्कानी नेटवर्क का इतना, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क ने तो क्वेटा शूरा सबको हरा के अपना ही कब्जा बना के रखा पावर पे, फिर भी पाकिस्तान पे हमले हुए जा रहे। और अनस हक्कानी जो भी बोले कि हम अपने बाबा गजनी को, ये जो जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर को जाके काफिर शिकस्त किया था, उस पर हम बहुत कोटि कोटि पूजा नहीं, क्या, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, ये करते हैं। उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ डील बना के रखा है कि भाई तेरे को जो करना है पाकिस्तान में तू कर, बस ये मत दिखा कि हम दोनों मिले हुए। तो अब देख लो, हक्कानी नेटवर्क की तरह जो मैं भी एकदम पाकिस्तानी एजेंट मानता था, वो भी पाकिस्तान पे अब हमले कर रहे हैं। तो आगे क्या होगा? सिविल वॉर बॉस। बट आपको लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी कैपेबल है कि इनको वार्ड ऑफ कर देगी अटैक्स को? कैपेबल है या नहीं है, दे आर ब्रूटल इनफ। और उनको अपना गेम बहुत अच्छी तरह से खेलना
जानते हैं कि अगर आप उन पे सैंक्शंस लगाएं, वो बोलेंगे हम न्यूक्लियर पावर हैं, कौन है तू मेरे पे सैंक्शंस लगाने वाला, ठीक है ना। या वो ये करेंगे कि भाई देख, अगर तुम ये सिविल वॉर में हमको सपोर्ट नहीं करोगी, ये तो तालिबान 1-2 न्यूक्लियर वेपन्स हमसे चोरी कर लेगी, और फिर उसके बाद अगर वो शिकागो में या लॉस एंजलिस में विस्फोट हुआ, फिर उसके बाद हमारे को ये मत करना। They know how to play that game. They know how to play that game. ये हमेशा से ये गेम खेलते हैं कि या तो तुम हमको सपोर्ट करो, नहीं तो फिर हम क्लेम करेंगे कि हमारा ये 1-2 वेपन्स एक्सीडेंटली ऑन पर्पस घूम गए। ये वही मेंटलिटी है ना सुसाइड बॉम्बर वाली। एग्जैक्टली, कि सुसाइड बॉम्बर भी आप करोगे और फिर आप क्लेम करोगी कि हम सबसे बड़े विक्टिम हैं सुसाइड बॉम्बिंग का। तो पाकिस्तान ये गेम खेलना जानता है। तो अब देख लीजिए इधर क्या होने वाला है, या तो पाकिस्तान में सिविल वॉर होगा या तो अफगानिस्तान में दूसरा सिविल वॉर होगा। अफगानिस्तान तो बेसिकली सीरिया की तरह इतनी बुरी तरह से सोसाइटी बर्बाद हो गई है ना, वो सोसाइटल कोहीजन वापस लाना अब नामुमकिन के बराबर है। पर वो पाकिस्तान में भी रिफ्रैक्ट होगा। इसमें कौन ज्यादा चालाक है, हकानी नेटवर्क या पाकिस्तानी सरकार, ये अभी हमको देखना है। तो मतलब ट्रबल तो रहेगी, बहुत ज्यादा ट्रबल रहेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में टेररिज्म कम नहीं होने वाला है, बस ज्यादा होने वाला है। उसका कुछ कश्मीर पे असर पड़ेगा? मेरे को तो कश्मीर का डर था जब अगर ये सब ना होता, जितना ज्यादा बम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विस्फोट होंगे, उतने कम बम कश्मीर में विस्फोट होंगे। हाँ, वहीं पे लगे रहेंगे वो लोग। तो हमको इसको एनकरेज करना चाहिए। हम अफगानिस्तान को बचा नहीं पाए तो अफगानिस्तान को जला दीजिए। वापस नहीं जाना क्या वहां पे? वापस अगर जाना है तो जाना है। अब देखते हैं, अभी तक के लिए तो देखिए, ये हिंदुस्तान में क्या होता है ना, मैंने देखा है ये इजराइल और हिंदुस्तान में एक बहुत स्ट्रेटेजिक कल्चर का एक बहुत डिफरेंस है। हिंदुस्तान में लोग कुछ काम करना नहीं चाहते हैं तो बोलते हैं बेटा तेरे को तो कुछ नहीं पता है, तू तो अभी की देख रहा है, मैं त्रिलोकदर्शी हूँ, अंतर्यामी हूँ, मैं अगले 10,000 साल की बात सोच रहा हूँ। 56D चेस है ना, हाँ वही 56 चाती चेस। तो ये बोलते रहते हैं। इजराइल में क्या है कि भाई कल क्या आने वाला है हमको पता नहीं है, आज ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन को कम करने के लिए हमको क्या करना है बस ये बताओ। और जैसे जैसे नया सिचुएशन डेवलप होते रहता है, वो नया नया सिचुएशन का समाधान भी ढूंढते रहते हैं। समटाइम्स इट गेट्स टफर, ज़्यादा मुश्किल हो जाता है या कम मुश्किल हो जाता है, वो डील करते हैं उसके साथ। जैसे आप देखेंगे 47-48 का जो उनका इंडिपेंडेंस का जो युद्ध हुआ था, उसमें काफ़ी टफ था। पर 65 में उन्होंने 67 में उन्होंने पहले हमला करके युद्ध जीता। 73 में उन पे हमला हुआ, जॉइंट अटैक हुआ तीनों साइड से, पर उन्होंने उसका भी समाधान ढूंढ निकाला। तो उनका वो भरोसा है कि जो भी आएगा हम इसको कर पा रहे हैं। इधर ये जो खुद को अपने आप को विष्णु के 10वें अवतार जो समझते हैं कि वो बहुत दूर, हम तो ये ना, हम कलयुग की बात ही नहीं कर रहे हैं बेटा, हम कलयुग के बाद जो आएगा ना उसकी बात कर रहे हैं। तो तुम इतने बुद्धू हो, तुम तो 10 साल की बात कर रहे हो, मैं तो 10,000 साल की बात कर रहा हूँ यार। तो ठीक है, भुगतो, मेरा क्या जाता है। चाइना में क्या हो रहा है? चाइना बॉर्डर पे क्या स्पेसिफिकली? चाइना में बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ इंटरेस्टिंग बताओ, गॉसिप। आपके मित्र शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं आजकल? उनको भी इलेक्शन लड़ना होगा अभी 2023 में। अरे वो इलेक्शन, अरे मतलब जो भी है यार, कुछ तो बेचारा वापस बनेगा ना। ये देखो, चेयरमैन पार्ट 2, आई कैन टेल यू कांग्रेस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज मोर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट देन चाइना's जनरल। बट देयर इज नो इलेक्शन इन कांग्रेस नाउ। वही तो मैं बोल रहा हूँ यार, कांग्रेस का नॉन इलेक्शन भी चाइना के इलेक्शन से बेहतर है। बट उसको क्यों बना रहे हैं दोबारा? वो और कोई नहीं है क्या? उसने पूरा रूथलेस एलिमिनेट कर दिया सबको। शी जिनपिंग, ये जोक होता है, आपने वो पिक्चर देखा है लीगली ब्लॉन्ड? नहीं। जहाँ ब्लॉन्ड लड़कियों का बहुत मजा उड़ाया जाता है कि वो कुछ समझते नहीं है। अच्छा।
पर ब्लॉन्ड्स का एक बहुत पावरफुल, जो वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं होते हैं, वो बाकी चीज़ों में बहुत अच्छी होती हैं, जैसे मैनिपुलेट करना इंडिविजुअल को। तो शी जिनपिंग ऐसा बंदा है जिसको ना ही तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट आता है, ना ही तो डिफेंस मैनेजमेंट ठीक से आता है, पर उसको पार्टी सिस्टम कैसे मैनिपुलेट करना है बहुत अच्छी तरह से आता है। एक किस्म से वो स्टालिन की तरह है, ठीक है। स्टालिन को जो भी काम, स्टालिन अगर आप देखेंगे लेनिन के इनर सर्कल में वो सबसे नीच था। ट्रॉट्स्की की तरह जो इंटेलेक्चुअल जायंट्स थे, जो बुद्धिजीवी महान थे, उनको बहुत प्रोमिनेंस दिया गया। और वो क्या करते थे कि जो भी काम उनको अच्छा ना लगे, कि भाई देख मेरे को पार्टी ऑफिस को ये पोछा फोछा नहीं लगाना है, स्टालिन तू आके कर ले बे, तो वो हाँ ठीक है मैं कर लूँगा। आस्ते आस्ते वो स्लोली जब झाड़ू पोछो वाला उनका उसने अपने साथ ले लिया, फिर जो टॉयलेट करने वाले साफ करने वाले थे उनको अपने साथ ले लिया, फिर जो गार्ड ड्यूटी करते थे उनको अपने साथ ले लिया। जब टाइम आया, रामी तू कहाँ से पार्टी ऑफिस के अंदर आएगा, सभी को मार डाला उसने, ठीक है। शी जिनपिंग का यही एक चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशनली वो बहुत इंटेलिजेंट है, पॉलिसी में बहुत स्टूपिड है। उसने चीन के आर्मी को, क्योंकि चीन का आर्मी जो था वो हमेशा एक किस्म से उसके पावर के लिए एक थ्रेट था, उसमें तबाही मचा रखी है अंदर से, कमांड स्ट्रक्चर पे, इकोनॉमी पे उसने तबाही मचा रखी है, वो तो सभी को पता है। उधर जो हाउसिंग का जो प्रॉब्लम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, सब बोलते हैं वाह चीन का रेल देखो, हमने तो 10 साल में एक रेल नहीं बनाया है, इन्होंने तो 2 साल में एक पूरा का पूरा 5000 किलोमीटर का लाइन बनाते हैं। ये ओनली एन इंडियन कैन टॉक लाइक दिस, दैट 5000 किलोमीटर। अरे अमेरिका में भी बात करने लग गए ऐसे, अरे वो तो आपको पता है ना, ये वोकरी शोकरी का क्या ये है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चेक एंड बैलेंस, बिकॉज चाइना का जो अब जो हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क है वो ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन डिफॉल्ट राइट ऑफ है, ठीक है ना, उसके रिटर्न्स नहीं आ रहे। अगर आप ट्रेन नेटवर्क फ्रांस में देखोगे, हाई स्पीड ट्रेन TGV जहां शुरू हुआ था, या जापान में, उनका डिस्पोजेबल इनकम देखो, उनका साइज देखो, तो उस साइज में जापान से कितना 100 गुना बड़ा है चाइना, 100 से भी ज्यादा गुना बड़ा है। फ्रांस से कम 50-70 गुना बड़ा है, ठीक है। एक छोटे कंट्री में जैसे हाई स्पीड ट्रेन चल सकता है, वो बड़े कंट्री में ट्रेन नहीं चल सकता है। जो हाई डिस्पोजेबल इनकम, जिनके पास बहुत सारा पैसा है टिकट देने के लिए, जो जापान और फ्रांस में है, वो चाइना में नहीं है। वहाँ पे तो सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स को इधर से उधर ले जाने के लिए है वो। एग्जैक्टली जिसके लिए हिंदुस्तान की तरह ट्रेन चाहिए थे, हाई स्पीड ट्रेन नहीं चाहिए थे। वैसे हिंदुस्तान ने बहुत इंटेलिजेंट एक कर रखा है कि जो हमारा बुलेट ट्रेन आ रहा है, आई स्टिल हैव डाउट्स कि इफ वी विल बी एबल टू रिकूप द कॉस्ट। वो 2 बहुत ही अमीर शहरों के बीच में किया गया है, अहमदाबाद और मुंबई, जिनका बहुत हाई डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है ना। और किसी को भी प्लेन में जाके 2 घंटे पहले चेक इन करना, ये करना वो करना, मोस्टली बिजनेस क्लास के लिए वो सब नहीं है। वो ट्रेन लेके आराम से जाना पसंद करेंगे, या मुंबई से दिल्ली, ठीक है। दिस इज इंटेलिजेंट स्पेंडिंग। चाइना में आप बेसिकली, चाइना में क्या कर रखा है, झुमरी तलैया से मेरठ तक ट्रेन लाइन लगा है। अब मेरठ में कितने बंदे बिजनेस क्लास अफोर्ड कर सकते हैं मैं जानता नहीं हूँ, झुमरी तलैया में तो बिल्कुल ही। तो मतलब बहुत सब्सिडाइज्ड होगा ना टिकट प्राइसेस वगैरह। सो यू आर वेस्टिंग मनी, व्हाट इज द पॉइंट। और जिस तरीके से घर में भी अगर आप देखेंगे, घर का जो ओनरशिप है वो तो एवरग्रैंड तो अब कोलैप्स हो गया। एवरग्रैंड या एवरग्रीन क्या था जो उसमें फंसी थी, तो लास्ट महीने जो कोलैप्स हुआ था। तो ये पूरा जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे हिंदुस्तानी देख के करते हैं, वो सब कोलैप्स हो रहा है। और सबसे बड़ा जो पावर हाउस बन रहा था उनका टेक्नोलॉजी में, उसमें आप देखो एडटेक को ख़त्म कर दिया एक झटके में। क्यों ख़त्म किया पता है आपको? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में लोग आ नहीं रहे थे। उधर एक लाइफ फ्लैट मूवमेंट करके एक ये है जिन्होंने ये
डिसीजन ले लिया है कि मैं जहाँ यहाँ जोमेटो डिलीवरी बॉय की तरह अगर एक काम करूँ, बस एक दिन मेरे को काम करना पड़ता है, उसके बाद 5 दिन मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा, मैं बस लेट के अपने कमरे में रह सकता हूँ। उस एक दिन की कमाई से मेरा रेंट भी आ जाएगा, मेरा खाना भी आ जाएगा। जैसे एमएनरेगा ने किया था ना, इधर एमएनरेगा जैसे इंट्रोड्यूस हुआ था एग्रीकल्चर लेबर, तो एकदम एक हफ्ते में खत्म हो गया था। अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। वो इस एक किस्म से चीन ने ये जो सर्विसेज इंडस्ट्री के बेसिस पे जो ग्रोथ हुआ था उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि हम तेरे को सर्विसेज से पैसा नहीं लेने देंगे ताकि तू जाके फैक्ट्री में काम कर। हिंदुस्तान में क्या होता है कि इधर लोग जाके रास्ते पे बैठते हैं, भैया मेरे काम नहीं है, मेरे को फैक्ट्री में काम दे दो। उधर फैक्ट्री ओनर्स आके रास्ते पे बैठते हैं, मेरा फैक्ट्री है, कोई काम करने का नहीं है, आके मेरे प्लीज काम करो। तो एक वो जो ट्रांजिशन होना चाहिए मिडिल इनकम कंट्री से रिच कंट्री में, कि भाई जो अब हर कोई एक लेवल पे तो नहीं रहेगा ना। अब जब जिसके पास पैसा आएगा वो मतलब गधा मजदूरी क्यों करेगा, वो सर्विसेज इकोनॉमी की तरफ जाना ही है, तो वो उसको रोक रहा है ताकि मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रहे। एग्जैक्टली, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो इन अ सेंस दे आर किलिंग ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको लगता है कंट्रोल का भी एक बहुत कंट्रोल का है, क्योंकि टेक में बहुत ये पोटेंशियल है टेक कि में ये क्या है, आप देखेंगे कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल एज में भी पहले कोल एज आया था, फिर पेट्रोल डीजल एज आया था, फिर मैन्युफैक्चरिंग एज बहुत से चला आ रहा है, पर फिर प्योर मैन्युफैक्चरिंग एज आया था, उसके बाद इंफॉर्मेशन एज आया था। मैन्युफैक्चरिंग एज तक बहुत एक सेंट्रलाइज्ड पावरफुल स्टेट की जरूरत थी, क्योंकि जब आप एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन रहे हो, उसका जो सोशल चर्न होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक एग्रीकल्चरल बंदे को अपना लैंड ही इंपॉर्टेंट है ना। मेरी धरती, मेरे देश की धरती, मेरी धरती, ये सब जो ये है। पर इंडस्ट्री में जब वो जाता है उसको पैसा ज्यादा मिलता होगा और अश्योर्ड मिलता है। इधर आपको पता नहीं है कि अगले साल बारिश होगा या नहीं होगा, मैं बर्बाद होऊंगा या नहीं होऊंगा करके, मेरे को उधार लेना पड़ेगा या। पर जब इंडस्ट्री में जाते हो आपको अगला पैसा कब मिलने वाला है पता है, पर आपके पास लैंड नहीं है, आप किसी को किराया देके मकान ले रहे हो सिटी में, आपका जो अपना धरती जो था, अपनापन का जो फीलिंग था वो नहीं होता है। That is actually psychologically it's a huge step। और उसके जो सराउंडिंग जो भी है ना, जो पैसा का जो इकोनॉमी आ जाता है, सर्विसेज का जो इकोनॉमी आ जाता है, वो बहुत ही डिसरप्टिव प्रोसेस है। इसीलिए आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर ही यूरोप में इतने सारे रेवोल्यूशंस हुए थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से ही अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था। अमेरिकन सिविल वॉर स्लेवरी के बारे में नहीं था। अमेरिकन सिविल वॉर इस वजह से हुआ था क्योंकि नॉर्थ को पेड लेबर चाहिए था, क्योंकि पेड लेबर, क्वालिटी कंट्रोल जो है वो लेबर का फंक्शन है। अगर लेबर अच्छा नहीं है, अगर लेबर खुश नहीं है, आपका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, हर इसमें कोई ना कोई फॉल्ट निकलेगा। इसीलिए जो इंडस्ट्री समझते हैं वो जानते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल लेबर का फंक्शन है। तो नॉर्दर्न यूएसए एकदम इंडस्ट्रियलाइज हो गया था, उनको लेबर की जरूरत थी, स्लेवरी उसको निकाल रहा था एक किस्म से, जो सरप्लस वर्कफोर्स थी वो आ नहीं पा रहा था। इसीलिए, नहीं तो पहले भी स्लेवरी किसको अच्छा लगता है भाई, पर स्लेवरी की जरूरत थी ना अमेरिकन साउथ में, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल थी। तो ये इसी वजह से वो हुआ था। जो अगर आप 1848 को जो सब रेवोल्यूशंस हुए थे जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, यूरोप में, पूरा 1848 वाज नोन एज द ईयर ऑफ रेवोल्यूशंस। वो क्यों हुआ था? वो इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन की वजह से हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था? क्योंकि दैट वाज व्हेन द इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज बिगिनिंग। फ्रांस एंड ब्रिटेन स्टार्टेड देयर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1600 से। कोयला का इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था ब्रिटेन में। 1700s में अगर आप देखेंगे, जब 1700s में जब फ्रेंच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में लड़ रहे थे, लोगों को अभी तक ये कोई देखता नहीं है बॉस। 1770 के तकरीबन
जब एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, ये सब होने, एंग्लो सिख वॉर के पहले पर एंग्लो मराठा वॉर के समय मराठों के पास जो तोप थे और जो बंदूक थे वो सब हैंड मैन्युफैक्चर्ड, किसी के पास होगा किसी के पास नहीं होगा, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा। उसी टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 1 मिलियन 10 लाख स्टैंडर्डाइज्ड मैन्युफैक्चर्ड बंदूक थी। आप ऐसे इंडस्ट्रियल पावर के साथ कैसे लड़ोगे यार? किस हद तक लड़ोगे आप? तो एक तरीके से वही हो रहा है चाइना में। अगर मान लो कि अगर भारत का एग्जांपल लें तो चलो भारत में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग आई नहीं, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटीज़ आती और भारत की सरकार ये कह देती कि नहीं नहीं सर ये सिर्फ एग्रीकल्चर में रहो, वहाँ पे ज़्यादा जॉब्स हैं, और वो फोर्स्ड वहाँ पे ट्रांजिशन नहीं करने देते। देखो उस तरीके का एग्रीकल्चर में भी आप कई सारी चीज़ कर सकते थे। जैसे कि आप बोलो कि भाई तुम सी आई एम नॉट अ फेवर ऑफ कलेक्टिव एग्रीकल्चर जो सोवियत यूनियन में हुआ था एंड थिंग्स लाइक दैट, पर आप क्या बोलो कि भाई आप अपना लैंड एक कंपनी को रेंट में दो, आपको जो महीने का मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। लैंड अगर आपको नहीं चाहिए तो ठीक है, इधर लिए लैंड नहीं मिलेगा पर इसी फर्टिलिटी का लैंड आपको कहीं और मिलेगा। तो आप एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी कर सकते थे, आपने नहीं किया। इजराइल में यही हुआ था, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू वही तो करने की कोशिश थी। पर फिर क्या हुआ, क्या भाषण दिया, मैंने फार्मर्स के लिए किया और मैंने देश के लिए वापस ले लिया, देश के लिए भाड़ा किया, खुद अपने निजी इलेक्ट्रल गेन के लिए वापस लिया, देश के लिए ठहंगा। ठीक है ना? चलो ये तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने ही रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया और फिर डर के वापस ले लिया। और वहाँ तो उल्टा हो रहा है चाइना में तो उल्टा होते रहता है। ठीक है, क्योंकि उधर तो इलेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उधर। तो चीन में आप देख रहे हैं कि चाइना इज डिस्ट्रॉइंग इटसेल्फ। चीन खुद को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि जो सोशियोलॉजिकल जो आप ही देख लीजिए ना, जो भी कंट्रीज जो एशियन टाइगर्स कहते हैं, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशिया में जो भी कंट्रीज हैं वो पहले डिक्टेटरशिप्स थे। और जैसे ही इंफॉर्मेशन एज शुरू हुआ 80s में, जापान का तो दूसरा ये है क्योंकि वर्ल्ड वॉर की वजह से उनको फोर्स्ड डेमोक्रेसी बनाया गया। पर आप देखेंगे साउथ कोरिया, ताइवान जो अभी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहलाए जा सकते हैं, मलेशिया अभी भी फर्स्ट वर्ल्ड नहीं कहलाया जा सकता, सिंगापुर स्लाइटली डिफरेंट, बट ताइवान, ये ग्रीस, स्पेन, पोर्चुगल, ये सब डिक्टेटरशिप्स थे। जैसे इंफॉर्मेशन एज 80s में शुरू हुआ, ये खुद ब खुद डेमोक्रेटाइज हो गए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग से अब इंफॉर्मेशन तक चला गया है, सर्विसेज इंडस्ट्री पे चला गया है, तो इतने पावरफुल स्टेट की जरूरत नहीं है, स्टेट हैज टू टेक अ बैक सीट। जहां उन्होंने इडियोलॉजी चूज किया वो देश कंप्लीटली, नॉर्थ कोरिया आपको पता है साउथ कोरिया से ज्यादा एडवांस था। 1979 तक नॉर्थ कोरिया को एक इकोनॉमिकल मिरेकल माना जाता था, साउथ कोरिया को एक बास्केट केस माना जाता था। अब नॉर्थ कोरिया कहाँ है? सबसे गरीब देश है, क्योंकि उन्होंने नेचुरल सोशल ग्रोथ के नहीं चुना, उन्होंने इडियोलॉजी चुना, परिवार का जो ये था वो चुना। सिंगापुर स्लाइटली डिफरेंट है। सिंगापुर सिटी स्टेट है ना, सिटी स्टेट में ये करना काफी ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है उसमें। तो उधर भी आप देखेंगे जो ली क्वान यू, जो अभी प्राइम मिनिस्टर के नीचे जो क्रिटिसिज्म हो सकता है सरकार का, वो ली क्वान यू के टाइम पे कभी नहीं हो सकता था। तो अभी भी सिंगापुर में आप देखेंगे 90s के बाद काफी ज्यादा और फ्रीडम हो गया है 90s के पहले जो था। तो ये चाइना में हो नहीं रहा है, और अमेरिका तो अपने आप को अगले तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो तो उनकी तो अलग ही कहानी है भाई। तो ये आप देखेंगे, ये ना एक किस्म से जो 600s में हुआ था ना, उस समय बस 2 बहुत बड़े साम्राज्य थे, ईरान की साम्राज्य और रोम की साम्राज्य।
और आखिर में क्या हुआ कि जो अरब्स, जो मोहम्मद के नीचे जो अरब्स उठे, उन्होंने पर्शिया को भी खत्म कर दिया, बिजान्टियम को भी खत्म कर दिया। बिजान्टियम को ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बिजान्टियम जो कहते हैं, उसको भी खत्म कर दिया। तो अभी कौन तो मोहम्मद अभी उठ रहा है हाँ, भाई तो साहब? अभी हाँ, यही मेरे को पता लगाना है, अभी कौन मोहम्मद उठ रहा है। क्योंकि चीन आज का ईरान है, अमेरिका आज का रोम है। अब इसमें मोहम्मद और अरब्स कौन है, ये देखना बहुत, इट्स नामुमकिन। आई मीन वी कांट प्रिडिक्ट दीज थिंग्स, बट इंडिया द थर्ड पावर। भाई ये तू मेरे से दे ले, ये शायद मैं मेरे तालिबान प्रेडिक्शन की तरह गलत होने की तो चांस ही नहीं है। तब तक तो शायद बचेंगे ही नहीं। हिंदुस्तान ना ही तो मेरे जिंदगी में, ना ही तो तेरे जिंदगी लाइफ टाइम में, ना ही तो हमारे कोई भी दर्शक के लाइफ टाइम में विश्व गुरु बनने वाला है। अब ये भी बता दो कि बन गया तो विश्व गुरु तो क्या है यार, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, बट वर्ल्ड पावर फर्स्ट, पाद पावर हो सकता है। बहुत अच्छा पाद मारते हैं हम लोग। मैं तो अभी भी बोलता हूं, ये न्यूक्लियर पावर छोड़ो, ये जो रिलायंस ये सोलार ये चला रहा है ना, पता नहीं कितने गीगावाट का, उसको भी छोड़ो। बस हर हिंदुस्तानी के पिछवाड़े में एक पाइप लगाओ, तो बायोगैस पाद निकलता है, उससे ही आपका पूरा का पूरा एनर्जी सोल्यूशन खत्म हो जाएगा, एनर्जी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अच्छा आइडिया है। बॉर्डर पे क्या है, कुछ बदलाव आया पिछली बार हमने बात की थी उसके बाद? नहीं, कुछ बदलाव नहीं आया है बॉस। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2014 से, जब से ये गवर्नमेंट ने पावर लिया है, तब से ये लोग मैक्सिमम 100 मीटर तक, 100 मीटर बोलना इम्पॉसिबल है, जब 1-2 किलोमीटर हो जाता है तब एब्सोल्युटली फर्मली बोल सकते हैं कि ये 1 किलोमीटर अंदर है या ऐसे कुछ, ठीक है ना। नहीं आए हैं। अरुणाचल में हुआ है। अच्छा। अरुणाचल में डेफिनेटली अंदर आके उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है 2-3-7 किलोमीटर तक अंदर, पर वो कंस्ट्रक्शन क्या अभी भी देखो, आप जाके अपने पड़ोसी के घर में जाके उनके बगीचे में सुसु करना अलग बात है, और उनके घर पे कब्जा करना अलग बात है। चीनियों ने जरूर अरुणाचल में काफी 7-8 किलोमीटर अंदर आके सुसु कर रखा है। कब्जा किया है ये अभी तक हम बोल नहीं पा रहे हैं, हमको सैटेलाइट इमेजरी से लग रहा नहीं है कि वो कब्जा कर पाए हैं। अच्छा। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन कर रखा है वो परमानेंट किस्म का कंस्ट्रक्शन नहीं है, और जो हम देख रहे हैं वो परमानेंट मैनिंग भी नहीं है। तो हमारा वहाँ पे कंट्रोल नहीं है क्या, फिजिकल उस जगह पे? नहीं है, क्योंकि हम रोड नहीं बना रहे थे ना। ये तो एक भगवान भरोसे चल रहा था सब। हाँ, सब भगवान भरोसे चल रहा था। तो ये बोलना बहुत मुश्किल है अभी कि अरुणाचल, क्योंकि अरुणाचल में देखिए, लद्दाख में ना एक रेगिस्तान की तरह, ठंडा रेगिस्तान। अरुणाचल में क्या प्रॉब्लम है कि इतना सारा पेड़ है ना, पेड़ के नीचे क्या हो रहा है देखना बहुत मुश्किल है। पर अरुणाचल के एमपीज तो बोले जा रहे हैं कि कब्जा हुआ है, और भाजपा के एमपीज, कांग्रेस के एमपीज नहीं, भाजपा के एमपीज बोल रहे हैं कि कब्जा हुआ है। और फिर उन पे दबाव डाल के फिर स्टेटमेंट रिट्रैक्ट करने को बोला जा रहा है पार्लियामेंट। कौन सा एमपी ने बोला है? अरे वो तापिर गांव। अच्छा। He then had to withdraw his statement. हमने फिर बोला था कि भाई तुमको चाहिए तो हम आपको ये ड्रोन सब दो, हम एक माउंटेनियरिंग टीम, मैंने तो माउंटेनियरिंग फेडरेशन से भी बात करके एक टीम बना के रखा था, सर्वे करवाना है तो कराते हैं। नहीं हमको सर्वे नहीं चाहिए। डर क्यों रहे हो? तो इसीलिए मेरे को, पर देखिए, एन एब्सेंस ऑफ प्रूफ इज नॉट प्रूफ ऑफ एब्सेंस। ठीक है, तो मैं एनडीटीवी वायर की तरह नहीं हूँ जो वो हमको करने ही दे रहे हैं इसीलिए हुआ है। लिख दिया आर्टिकल, शायद हुआ है, मेरे को पता नहीं। लद्दाख में तो मैं एकदम फर्मली बोल सकता हूँ कि 2014 से कोई भी नया भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है। 1.25 घंटा हो गया है, तो L1 पे सवा मानी 1 घंटा 15 मिनट। तो हमको L1 पे बात करनी थी मेन, तो थोड़ा गैप लोगे?
हाँ, एक चाय मिल जाएगा। हाँ फिर से चाय मंगवाते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं, पार्ट 2।